आप सबकी डिमांड में ये वीडियो होने वाली है, नीट और बोर्ड्स को एक साथ कैसे मैनेज करें। मैं अपने समय कैसे मैनेज करता था, तो ये ऑब्वियस है कि ये वीडियो मेरे लिए 12th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। अपने प्रिपरेशन को 3 फेज में डिवाइड करेंगे। सो हे गाइस, दिस इज तुषार सिन्हा, करेंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आप सबकी डिमांड में ये वीडियो होने वाली है, नीट और बोर्ड्स को एक साथ कैसे मैनेज करें। मैं अपने समय कैसे मैनेज करता था, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि ये वीडियो मेरे लिए 12th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो इसमें से आप में कुछ होंगे जो डमी स्टूडेंट हैं या फिर कुछ होंगे जो स्टूडेंट रेगुलर जाते हैं। तो मैं इन दोनों को एज ए जनरल एक्सपेक्ट लेके चल रहा हूँ। तो अभी चल रही है दिसंबर, एट प्रेजेंट दिसंबर चल रही है। फिर आने वाली है फरवरी से मार्च की मंथ, जिसमें हमारी बोर्ड्स होंगी। एंड फिर फाइनली 4th में, जिसमें प्रोबेबल डेट है कि नीट 2025 होने वाली है। तो हम अपने प्रिपरेशन को 3 फेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है दिसंबर टू जनवरी, देन है जनवरी टू मार्च, एंड देन मार्च टू मई। तो दिसंबर टू जनवरी फर्स्ट फेज में आपकी मेन गोल क्या होने वाली है। तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि सबसे पहला क्या है, सिलेबस कंप्लीशन क्लास 12th का, और साथ साथ उसके साथ क्या आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा टाइम अपना 11th के सिलेबस के लिए भी देना है। बट आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्लास 12th की सिलेबस। अब आप यहाँ ऐसा मत करना कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप और सिलेबस कंप्लीट करने की वजह से आप क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। लाइक आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में सॉल्व करते जाना है। तो इससे आप ही को आगे जाके नीट और बोर्ड दोनों में फ़ायदा मिलेगी। और इस फेज में आपको कैसे भी करके आपका जो भी 11th का जो बैकलॉग है या फिर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आती है, उसको आप अच्छे से वापस से पढ़िएगा और उसको कंप्लीट करने का ट्राई करिएगा। बट आपका मेन फोकस 12th होना चाहिए। आप क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व मैं बाद में करूँगा, 11 का टॉपिक बाद में करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में आप बस मैसअप करके अपने दिमाग का खोपड़ा करके बैठ जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है इस फेज में कि थॉरो NCERT रीड करना है। थॉरो NCERT रीड मीन्स क्या करना है आपको। थॉरो NCERT रीडिंग में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पूरे अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बेसिक से क्लियर करके हम लोग आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ आपका NCERT थॉरो रीडिंग में 2 एम होना चाहिए, एक नीट और एक बोर्ड दोनों। क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो अब जब NCERT रीड कर रहे हैं तो उसके आप MCQ भी लगाते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत लोग जिसमें लैग करते हैं वो है डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लाइक फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका डेफिनेशन और डेरिवेशन नीट बहुत रेयरली, डेरिवेशन तो कभी पूछेगा ही नहीं नीट। तो यहाँ क्या करना है आपको, नीट डेरिवेशन या फिर डेफिनेशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आपको ज़रूर से पढ़ना है। जब भी आपके टीचर आपको डेफिनेशन डेरिवेशन पढ़ाएंगे तो घर आके या फिर अपने रूम आके आपको वापस से उसको खुद से सॉल्व करना है। इससे आपको अभी फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट आप जब बोर्ड के टाइम पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे बात में थोड़ा भी ट्रस्ट है तो आप इस चीज़ को करके देखना, क्योंकि आप जब बोर्ड के टाइम वापस से पढ़ने बैठोगे तो डेरिवेशन आपके लिए नया नहीं रहेगा। तो आपका मेन एम ये होना चाहिए। तो जब दिसंबर एंड जनवरी फेज़ ख़त्म हो रहा है तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर हो जाने, प्रॉपर क्वेश्चन आपको लगा लेना है, और कुछ पार्ट 11 के जो बैकलॉग थे वो आपके कवर हो जाने चाहिए। और थॉरो NCERT रीडिंग में मेनली आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड फेज जो है फरवरी से मार्च। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा टाइम अपना डेडिकेट करना है मेनली बोर्ड्स के लिए। तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, आपको वो सब सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करना है, टाइम देना है उसको। प्लस आपको जो आपके NCERT हैं उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जो अपने मार्क करके रखे थे थॉरो रीडिंग के टाइम, आप उसको बार बार जितने बार आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, बोर्ड्स के लिए प्लस नीट दोनों के लिए। तो आपको NCERT को एकदम छोड़ना ही नहीं है। NCERT का एक एक लाइन, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको कवर करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि जो फिजिक्स के NCERT है उसमें आप देखना कि पॉइंट्स टू पॉन्डर है, लास्ट में समरी दिया है और फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में। तो आपको उसको तो छोड़ना ही नहीं है। आप जितना अच्छा से उसको करोगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में और बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में सीधे NCERT से उठ के आते हैं। तो आप इसको पूरा अच्छे से करना, और आपको एक NCERT एग्जाम्पल्स और NCERT का एग्जाम्पलर आपको एक बोर्ड के प्रेशर की वजह से आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपसे मिस हो सकते हैं।
बट आप अगर इसको कर लिए तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ज़्यादा रहेगा। लास्ट में फिर आपको इस फेस में क्या करना है कि आप जो नोट्स बनाए होंगे, फुल नोट्स होंगे, एक जो आपका पूरा फुल नोट्स होगा, और आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, फुल नोट्स पे फोकस करना है, क्योंकि आप खुद का नोट्स जो बनाया रहते हो उसको आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपको ज़्यादा रिटेन होता है। तो फुल नोट्स को पूरा अच्छे से आप प्रिपेयर करो, और फिर जो लास्ट में आप जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसको आपको बाद में रीड करना है। उसको आप रीड करोगे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी फॉर्मूलाज होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको वापस से फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, और आपको ये बोर्ड प्लस नीट दोनों में बेनिफिट देंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन को वापस से इसको रिविज़न करते जाना है। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड फेज। थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब होता है क्या आपका मार्च और 4 मई के बीच। तो इसमें बोर्ड देने के बाद इंसान को और पढ़ने का मन नहीं करता है, थक जाते हैं, या किसी का बोर्ड अच्छा नहीं गया तो वो और डिप्रेशन में या फिर थोड़ा प्रेशर में आ जाता है ना। और इसमें आपका बहुत दिन तक आप 11th के सिलेबस से थोड़ा दूर हट जाते हो, तो आपका दिमाग जो है पूरा वो ब्लैकआउट हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता अब करें तो करें कहाँ, चालू कहाँ से करें वापस। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने माइंड को काम रखना है। हर दिन सुबह आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है ताकि आपका दिमाग थोड़ा शांत रहे और फोकस्ड रहे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फुल सिलेबस रिवीजन करना है। फुल सिलेबस रिवीजन किसका, स्पेशली क्लास 11 का। क्यों? क्योंकि आप उसको बहुत पहले पढ़े थे, आपको वापस से उसको पूरा रिकॉल करना है। तो आप पूरा सिलेबस 11 को पहले, आप 12 तो अभी भी पढ़े हुए हो, आपको याद ही है, प्लस आप 11 का जो आप पुराना जो पढ़े थे उसका पूरा फुल सिलेबस आप उसको रिवीजन करो अच्छे से। और जो भी शॉर्ट नोट्स, अभी जो आप शॉर्ट नोट्स आप जो बनाए थे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसको आप अच्छे से रीड करो, और फिर जो फुल नोट्स हैं उसको रीड करो बाकी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप पूरा 11 को आप फोकस करो अभी यहाँ पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी में आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स आप जो मेंशन करके रखे हो, आपको उस चीज़ को वापस से पूरा रिवाइज करते जाना है। ठीक है, और इस फेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको नीट में सिलेक्शन दिलाएगा वो है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपको नीट में सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। मॉक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं कैसे बताऊं, मीन्स आप मॉक टेस्ट दोगे, आप कोशिश करना कि मॉक टेस्ट आप उसी टाइम दो जिस टाइम पे नीट की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, क्योंकि हमारा बॉडी उस टाइम पे अगर आप हमेशा उसी टाइम पे अगर आप टेस्ट दोगे, क्योंकि आप मोस्टली जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं गर्मी में होते हैं और दोपहर में होते हैं, जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आता है और दिमाग उतना काम नहीं करता है। तो मॉक टेस्ट का अगर आप आदत लगा के रखोगे हमेशा दोपहर को देने का नीट के टाइमिंग के हिसाब से, तो आपका बॉडी उस चीज़ को हमेशा याद रखेगा, और जब आप नीट देने जाओगे फाइनल डे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो मॉक टेस्ट आप ट्राई करना कि जितना मॉक टेस्ट दो आप उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मॉक टेस्ट जो है फुल सिलेबस वाली देना, और अपने आप को मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करना अपना खुद का, आप कितने, अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उसको वापस रिवाइज करो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उसमें इंप्रूव करो। अपने हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करना उसको, और जो आपकी जो गलती होगी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उसको दोहराना बिल्कुल मत। ठीक है, सिली मिस्टेक्स कभी होती हैं जो आपको लगता है कि अभी चल वो तो बन जाएगा, बट आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आप समझ आता है कि सिली मिस्टेक होता क्या है। तो आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना कम आपको डर लगेगा नीट के एग्ज़ाम की। तो ये सब आप चीज़ को पूरा फॉलो करो। तो होप सो आपका मैं कुछ हेल्प किया, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लस आप कमेंट में आप मेरे को लिख सकते हो कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ।